आपने डिफरेंट एसएमई रोल भी किए हैं अपने करियर में, और एचआर मैनेजर बनते हुए फिर आप हेड ऑफ़ एचआर भी बनी हैं। तो क्या कोई एक एडवांटेज होता है बीइंग एन एसएमई, या एचआर मैनेजर होने का एक एडवांटेज होता है? क्या बेहतर होता है? कौन-सा रोल बेहतर होता है? आई थिंक आपने बोला ना कि भाई क्या ओवरकम करना चाहती हैं, तो आपने वो जनता वाली सवाल करके वो मेरा फियर एंड वो आउट देयर, हाँ, यू पुटिंग मी आउट देयर। सो आई थिंक अगर हम एसएमई रोल बोलें तो उस वो एरिया जो है वो हमारा स्ट्रेंथ एरिया होता है, राइट? वो आप जानते हो, डेफिनेटली दैट्स एन area that you will want to work in. But challenging मेरे लिए रहा है हमेशा being a business partner in my career throughout, अगर मैं देखा जाए, being a business partner and HR manager, because आपका dynamics जो है वो थोड़ा change हो जाता है, because you have to be agile, you have to be flexible, because you have to think that मेरा business manager what he or she must be thinking right now, and how can I be, you know, a facilitator to the business, or a strong, you know, जैसे बोलते हैं right hand to the business. So वो relevance बनाना हमेशा, and in HR you will be working with different business lines. So each business line का जो challenges हैं, strengths हैं, वो बहुत different है. People है वो बहुत different है. So how do you be the right hand of your business manager? Exposure to unknown. So वो हमेशा challenging और interesting भी रहा है. ओके, इंटरेस्टिंग। अच्छा, हमने 2-3 अच्छे जार्गन भी सीखे आज, सर्कल, साइकोलॉजिकल सेफ्टी, और डिकोड भी किया उसको। बट ऐसे जार्गन भी हैं जिनको सुन के लगता है कि बस कान बंद कर लो यार, हो गया। एचआर के साथ ज़्यादा होता है। Okay, but I don't know how many janta will kill me for it. But I think strategy, HR strategy, bell curve, I think these are big jargons. If you really come to it, if it is not broken down to the T to understand it really, then it loses its meaning. सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है उसको। Yes. अच्छा, एक जो प्लांट के बारे में जो हम सुनते हैं ना, ये प्लांट के लोगों से जब मिलते हैं तो वहाँ पे एक अलग तरह का क्वेश्चन होता है कि ये प्लांट एचआर है, वो कॉर्पोरेट एचआर है, ये प्लांट वाले ऐसे करते हैं, कॉर्पोरेट वाले ऐसे करते हैं। तो ये क्या टसल है? ये क्या होता है प्लांट और एचआर और कॉर्पोरेट एचआर के बीच की? See, वो सेफ्टी शूज़ और हील्स का फ़र्क होता है। है ना? तो when you are in plant, you are there with people who are working in the assembly. These are your major workforce, right? You are one amongst them. And when you are in corporate, you are talking in the same line with a sales guy, like an R&D manager also. I mean, you have to be equally listening to both of them, right? So वो difference हमेशा रहेगा, but I have always enjoyed working in plant. Yeah, okay. अच्छा, आप तो ट्रेनिंग में भी रही हैं, तो आपको मतलब ठीक है, आप तो ट्रेनिंग में नहीं, आप तो इंस्पायर्ड होंगी ही, लेकिन क्या लगता है कि ट्रेनिंग इफ़ेक्टिव होती है, या ये सिर्फ कॉर्पोरेट ऑब्लिगेशन है, या एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक दिन की छुट्टी है? I think $1 million questions, हाँ? So सारे फाइनेंस वाले, सारे बिजनेस वाले, सारे कॉम्पेंसेशन बेनिफिट वाले जो सारे ये क्वेश्चन को डिकोड नहीं कर पाए हैं या ट्रेनिंग को डिकोड नहीं कर पाए हैं। बट आई थिंक देखिए, आजकल हम लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं. डू यू बिलीव इन इट फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? For physical ailment, you have a doctor. Nowadays, for mental ailment also, I mean mental health issues, you have your counselors who are there with you, right? The same way, right? To learn and unlearn, you have to have a facilitator in life. So training cell does that. It helps you to unlearn and then learn. If you can do it by yourself, then very good. If not, then the training department is there. तो क्या मुश्किल होता है HR पॉलिसीज को बना पाना, उसको इम्प्लीमेंट कर पाना, या एज HR एम्प्लॉय फॉलो कर पाना उसको?
देखिए सारा मुश्किल होता है ये तीनों स्टेप ही मुश्किल है बिकॉज आई थिंक जो एम्प्लॉय पॉलिसी है वो एवर इवॉल्विंग है because you cannot have the same policy for Gen Z, baby boomers and millennials. क्या होते थे ना? तीनों बहुत ही डिफरेंट ह्यूमंस होते हैं है ना, तो और उनके लिए उनको एक प्लेटफॉर्म में लाना बहुत डिफिकल्ट है, राइट? सो अगर आप पॉलिसी को टू द टी इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे यू विल ऑलवेज फेल, राइट? So the policy should be in such a way, it's a broad guideline which is applicable to the organization who can cater to all these, I mean which can cater to all three groups. उससे अगर हम ज़्यादा उसे करेंगे तो maybe you know it becomes difficult to manage. एम्प्लॉयर प्रपोजेज एम्प्लॉय डिस्पोजेज वाली अच्छा, हमने कोविड का सिनेरियो देखा है। उससे पहले तो मेरे को लगता था कि ट्रेनिंग ऑफलाइन ही होती है, कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होता, हालांकि स्टार्ट हो चुका था तब तक, लेकिन कोविड ने हमको बहुत कुछ सिखाया। तो आज हम जब 4 साल पोस्ट कोविड एरा में बैठे हैं, तो आपका क्या है कि क्या लगता है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रेनिंग में क्या ज़्यादा इफेक्टिव है या क्या ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकती है? कंपनियां मूव कर गई हैं ऑनलाइन की तरफ। आजकल लिंक्डइन लर्निंग ज़्यादा पेनिट्रेशन ज़्यादा है, एक दिन में आप ज़्यादा लोगों को कवर कर सकते हो, अपनी चॉइस से जा सकते हैं। I think it's a very relevant question because this has opened the door to new possibilities, I think, right? कोई अगर हमारे कहीं पर एक गांव में बैठा है और कहीं शहर में है, they having the same kind of training in terms of content, quality, right? But nevertheless, face-to-face training has its own charm, right? So I think a blended approach is very good. So if you see the basic, when we do online, right, the content, the quality is equal for everyone and masses, right? So when you go to a niche topic, it should have a blended aspect because then the experience of the person and the sharing, because क्या होता है, when you're in a room, you are 100% in that room, you get to know experience of other persons and you can share your experience. So it can happen online, आजकल वो भी हो रहे हैं, but वो personal touch जो है और वो personal experience learning जो है and relatability जो है वो आपको face to face में भी मिलेगा. So blended approach I think is a very good approach now.